नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों को लेकर के आपके सामने आए हैं। तमाम पैनलिस्ट हैं, उनसे उस मुद्दों को समझेंगे, क्या कुछ उसके नतीजे निकलेंगे आने वाले समय में, उस पर भी बातचीत करेंगे। देखते हैं मुद्दे आज का है क्या एजेंडा में हमारे। झारखंड में चौथे और पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। गिरिडीह की रैली में अमित शाह ने जनता को दिया विकास का भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सीट बचाने के लिए हुए सक्रिय। राजधानी उठाकर रांची से ले गए दुमका। और आगरा धर्मांतरण मामले पर संसद में हंगामा। विपक्ष की मांग, पीएम दे बयान। बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कहा प्रदेश सरकार है जिम्मेदार। जबरन धर्मांतरण को लेकर आरोपियों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो खास मुद्दे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला ये, अब 3 चरण के चुनाव हो गए हैं झारखंड में। चौथे पांचवें चरण के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कोई पार्टी कोई कसर छोड़ने की कोशिश नहीं करना चाह रही है, पूरी ताकत झोंकी हुई है सबने। और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा, संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, इन दोनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं तमाम अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि अब कम समय रह गया है, कोई पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। आज अमित शाह पहुंचे हुए थे गिरिडीह, जिस तरीके से उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हेमंत सोरेन से लेकर के कांग्रेस से लेकर के उन्होंने सबको अपने निशाने पे लिया और कहा अगर झारखंड को नंबर 1 बनाना है तो बीजेपी की सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार लानी होगी। अर्जुन मुंडा भी लगे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं चौथे पांचवें चरण को, कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं इन 15 सीटों को, खासतौर से चौथे चरण की? चौथे चरण में विपुल अगर देखेंगे आप तो अमित शाह की रैली गिरिडीह में होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गिरिडीह से झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार हैं बाबूलाल मरांडी, और पिछली बार 2009 के चुनाव में देखें तो यहां पे बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के गठजोड़ का चौथे चरण में बोलबाला रहा था, बहुत ज्यादा सीटें आई थी। और अमित शाह पहली बार इतनी रैलियों में पहली बार बाबूलाल मरांडी का उल्लेख कर रहे हैं, और उल्लेख जब कोई किसी का कर रहा होता है तो जाहिर तौर पर उसे आप मुकाबला में महसूस कर रहे होते हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में खास तौर पे कहा कि बाबूलाल मरांडी अलग दुकान खोल कर के आए हुए हैं। तो उनका ऐसा सीधा वार, अब तक कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और जेवीएम के बारे में महसूस किया जा रहा था कि संघ समर्थक बैकग्राउंड पे ये दोनों खड़े हैं, और उसमें एक को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सीधा सीधे अटैक कर रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है गठजोड़ में कोई दिक्कत हो, या वो चाह रहे हो कि दुश्मन नंबर 1 बता करके जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको इनके हवाले में, ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, या सीधा सीधे विरोध का मामला भी हो सकता है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है। और आप जो बात कर रहे थे कि 14 सीट चौथे चरण में जहां 15 सीटों पे चुनाव होना है, वो देवघर जिला है, धनबाद है, गिरिडीह है। ये 3 मोटे जिले हैं और इनकी सीटों पर है। और ये तमाम सीटें मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगर स्नैच करने में, छीनने में सफल होती है बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं से, तो एक बड़ी जीत मानी जाएंगी। लेकिन उसके बाद का जो चरण है, जो 20 तारीख को जहां होना है 5वां चरण, असली लड़ाई उसके लिए छिड़ गई है विपुल। अभी मैं बताऊं कि वो वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला है, गढ़ है, संथाल पड़ना, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने फैसला किया कल कि अब वो लाव लश्कर के साथ, अपने पूरे सचिवालय के साथ चुनाव परिणाम आने तक दुमका में बैठेंगे। दुमका के विधायक हैं वो, दुमका सीट से खुद, और दुमका संसदीय सीट से शिबू सोरेन सांसद रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने संथाल पड़ना के एक सीट बरहेट साहेबगंज है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ जो बरहेट से उम्मीदवार उतारा है विपुल, बताऊं मैं, बहुत ही कद्दावर नेता है वो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सबसे ताकतवर नेता माना जाता रहा था, हेमलाल मुर्मू। तो इस ढंग से टैक्टिकल शतरंज के गोटियां अपने हिसाब से बीजेपी ने भी सेट की है, और 50 सीटों पर जो हुआ सो हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह मान लिया है। उसका पूरा स्ट्रेस, पूरा थ्रस्ट अब जो 31 सीट है 2 चरणों में होना है उधर चला गया है। और इन 31 सीटों में से जो 18 सीट जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसका हमेशा से बोलबाला रहा है, इनफैक्ट उसके संघर्ष की भूमि रही है और जन्म की भूमि रही है, वहां उस टेराइन में अब ये लड़ाई आके फंस गई है और वहीं से नतीजे आने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस किले को बीजेपी अगर भेदने में कामयाब होती है तो शायद बीजेपी
बहुमत की जो बात कर रही है वो कर सकती है, वरना स्थितियां वैसी ही रहेंगी। मिलीजुली सरकार जैसी स्थिति अब तक रही है 14 साल की, वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और ये जो 15 सीटें हैं, यहाँ पर परंपरागत तरीके से दबदबा रहा किसका है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इन 31 सीटों में बीजेपी इस किलेबंदी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो किला बनाया है, और सरकार में होने का एक मतलब होता है विपुल, जब आप सीधा संवाद कर रहे होते हैं और अपने इलाके में अगर आदिवासी बहुल इलाका है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह संकेत जा रहा है कि इस बार वो झारखंड में एक नया प्रयोग कर सकती है गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके, तो एक रंजिश है, अंडर करंट है, और ये तकलीफ है वहां के लोगों को कि उनका मानना रहा है हमेशा से कि ये आदिवासी स्टेट है, आदिवासियों के कल्याण के लिए ही बना है, और अगर कोई दल ऐसा चाह रहा है कि हम उस केमिस्ट्री को बदलेंगे तो जाहिर तौर पे एक टैक्टिकल अंडर करंट हो सकता है। और जो लोग इसको दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं, उनसे देखने में ये गड़बड़ी हो सकती है, और ये गड़बड़ी ठीक तब हो जाए जब ये 31 सीट पे वो अपनी पोजीशन, जैसा आप बता रहे थे, वो ठीक कर लें। और अपने हिसाब से उन्होंने कई कद्दावर आदिवासी नेताओं को इधर से उधर करके अपने पाले में लाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, और पूर्ण बहुमत की सरकार। और असली लड़ाई तो वास्तव में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीधे तौर पे बीजेपी में है। अब इस टेरेन में जाकर के बीजेपी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भेद पाती है तो वास्तव में मानना चाहिए तब वो सफल होगी, सही रणनीति तब उसकी हो पाएगी। चलिए उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, चौथा और 5वां चरण बाकी रह गया है। 15 सीटें, और खासतौर से अगर पूरे 2 चरणों की अगर हम बात करें तो 31 सीटें, आपको लगता है कि किस्मत बदल सकती हैं? पूरा जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है, पूरा खेल बदल सकती हैं ये 31 सीटें? अभी देखिए, जिस तरह के चुनाव वहाँ हो रहे हैं, चौतरफा मुकाबला चल रहा है, उसमें प्रत्येक जो है चुनाव का वो सभी पार्टी, तो आने वाले जो 2 हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले वाले 3 महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब है कि अब मैदान है वो पहले से बदल गया है। अभी मैदान में 3 मुख्य ताकतें हैं, इसमें कांग्रेस एक ताकत के रूप में कमजोर दिखाई पड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेवीएम और भारतीय जनता पार्टी। जेवीएम से भारतीय जनता पार्टी को एक खतरा ये है कि मरांडी पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, तो वो एक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उसमें वहाँ तक मरांडी की भी पहुँच है। इसके कारण है कि ये थोड़ा सा मरांडी को लेकर के इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर सकती है और कर रही होगी। यही कारण है कि मरांडी पर अब हमला और ज़्यादा तेज हो गया है, क्योंकि वहाँ पिछले चुनाव में मरांडी लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो हार गए, शिबू सोरेन से हार गए, भारतीय जनता पार्टी वाला और कम वोट के साथ रहा 3 नंबर पर। लेकिन मुख्य मुकाबला हुआ था मरांडी और इनके बीच में भी, तो उसका असर महसूस कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी कि फिर कहीं ये, पिछले चुनाव में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो उम्मीदवार थे बोलते थे कि मुझको मत वोट दो, मोदी जी को वोट दो, मैं अपने लिए वोट नहीं मांगने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहा हूँ। तो वैसी हालत में भारतीय जनता पार्टी है जो 3 नंबर पर चली गई, तो अभी तो वो फैक्टर भी नहीं है कि मोदी जी के लिए वोट दो। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जरूर असहज महसूस कर रही होगी मरांडी जी के कारण। यही कारण है कि मरांडी हमला तेज हो गया है, खासतौर से हमला हुआ है, पहली बार नाम लिया गया है अमित शाह के द्वारा। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं आज जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि जो तमाम लोग हैं, जैसे रामलीला होती है उसमें सबको अलग अलग किरदार दिया जाता है, और जैसे ही रामलीला समाप्त होती है तो सब अपने असली नाम से ही पुकारे जाते हैं। उन्होंने तमाम लोगों पे निशाना साधा कि ये रामलीला इस समय चल रही है जहां पे सब एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये रामलीला समाप्त होगी सब एक साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। तो मिली जुली सरकार आपको नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस अप्रोच को अमित शाह की? मुझे लगता है कि अमित शाह उस रामलीला के खुद भी किरदार हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किरदार नहीं है, वो भी, उनका भी एक रोल है और वो अपने रोल के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं और जो आलोक भाई ने बात कही है कि अगर हम देखें जो 3रा चरण जिसमें मतदान हुआ था, उसमें हम सब लोगों को पता था कि उसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, उस जो 17 सीटें थी उसमें से 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस के पास थी। और उस जो 3रे चरण का जिसमें मतदान हो चुका है उसमें जेएमएम की एक भी सीट नहीं थी। और जिस 4थे चरण की बात हम कर रहे हैं जो 14 दिसंबर को होने जा रहा है, इसके अंदर जो बड़ी चुनौती है, यहां जेवीएम का, जिसे कह सकते हैं जेवीएम का ज्यादा वर्चस्व है, और इनकी कुल मिला के 5 सीटों पे ये 15 में से जीत चुके हैं, और 5 ही पे ये नंबर 2 में रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट थी इसमें, और जेएमएम की जहां तक बात है वो 3 सीटों पे रही और 1 सीट पे नंबर 2 पे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो उन्होंने हमला किया है जेवीएम के ऊपर, उसका वजह यह है कि इन 15 सीटों पे पिछले मुकाबले के रिजल्ट को देखें तो जेवीएम जो है हावी है, यहां जेएमएम उतनी हावी नहीं है, यहां कांग्रेस कहीं नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो उस आदमी पे हमला कर रहे हैं जो उनको लगता है कि इस चुनाव में अगर कोई वोट सबसे ज्यादा बीजेपी के काटेगा तो वो जेवीएम काटेगी, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो बाबूलाल मरांडी पहुंचाएंगे। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि एक तरफ वो हमला भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो स्थिति बनने जा रही है महाराष्ट्र टाइप की, उसमें जेवीएम ही उनके पास आएगी, कोई और दूसरी आने वाली नहीं है। तो ये जो हमला जो कर रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं वो बात, वो जेएमएम को ज्यादा मजबूत वहां ना हो पाए, क्योंकि यहां उनकी बहुत बड़ी स्थिति नहीं है, 15 में से मात्र 3 ही सीटें उनके पास हैं। तो अगर वो मजबूत होती है तो उनको नुकसान होगा, लेकिन अगर जेवीएम मजबूत होती है तो उनको उतना नुकसान नहीं है, इसलिए कि वोट तो उनका कटेगा, लेकिन अपने अगर वर्चस्व को बनाए रखेगी जेवीएम, तो भी भारतीय जनता पार्टी को जो आगे स्थिति बनने वाली है, जैसा कहा जा रहा है कि 56 सीटों पे चुनाव हो गया, सरकार तो बन गई है, अब बहुमत चाहिए। ये जुमला इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि अब जो आप वोट देने जा रहे हैं उससे हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, क्योंकि बहुमत तो हमें मिल चुका है। जैसे लोकसभा में वो कहते थे कि मां बेटे की सरकार तो गई, अब इसको पूर्ण बहुमत चाहिए। ये उसी किस्म का कुछ उस तर्ज पे ये हालत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। पुष्पेंद्र जी, आपकी बात में एक बात और ऐड कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जेवीएम के सर्वे सर्वा को समेटना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसका ये रहा है कि अभी पिछले दिनों वो जेवीएम की पूरी पार्टी के विधायकों को ही तोड़ के अपने यहां ले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से जेवीएम के विधायकों के साथ कर सकती है। चलिए जरा जेवीएम का भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो बाबूलाल मरांडी का जो पार्टी टूटा है, पूरा का पूरा जितने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किए हैं जो ऑलरेडी जेबीएम के हैं, तो ये करने वाली तो बात ही नहीं, ऑलरेडी कर चुकी है। चलिए संजीव जी, जरा आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जेवीएम की बात छोड़िए, बीजेपी की बात छोड़िए, आपके ऊपर जब जितने 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके बारे में चर्चा ही नहीं कोई कर रहा है, ना अखबारों के जरिए या कोई ये नहीं कह रहा कि आपका जो गठबंधन है वो बड़ी ताकत के साथ ऊपर आ रहा है या बहुत अग्रेसिवली कैंपेनिंग हो रही है। ये जो मिसिंग पॉइंट है, जो चतुष्कोणी हम कह रहे थे, ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणी है, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ दो ही बड़ी पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं। आपकी स्थिति इतनी कमजोर क्यों है? नहीं, हमारी स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आप कैसे आकलन करें कि हमारी स्थिति कमजोर है? जो कैंपेनिंग हो रही है, जो वहां के लोगों से हम बात कर रहे हैं, लगातार हम रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, उस आधार पर बात हो रही है। नहीं, कैंपेनिंग में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें हम लोग का अच्छी भागीदारी है, और अभी तो हम लोगों के पास जो अभी चुनाव चल रहा है, इसमें अभी प्री मैच्योर है कुछ भी बोलना, लेकिन जनता तो, झारखंड की जनता को पता है कि बीजेपी वहां 10 साल ऑलरेडी शासन कर चुकी है, और पहले ही इन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि नहीं, हम ये सीएम बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। आदिवासियों को, ये शेड्यूल ट्राइब्स को नेग्लेक्ट करके वो लोग चल रहे हैं कि उनसे उनको कुछ लेना ही देना नहीं है। एक झारखंड जैसे स्टेट में जो कि ऑलरेडी बनी है उन्हीं के लिए। संजीव जी, अभी आपकी पार्टी की बात हो रही थी, आज दर्शकों को ये जानकारी दे देना ज्यादा अच्छा होगा कि आपकी पार्टी में स्टार प्रचारक की इतनी कमी हो गई है कि आज ही सुबोध कांत सहाय पटना गए हैं और वहां जीतन बाजी को लेकर आए हैं कि चलिए हमारे कुछ इलाकों में आप चुनाव प्रचार कर दीजिए। ये तथ्यात्मक मसला है कि दिल्ली से कोई जा नहीं पा रहा वहां। नहीं, ऐसा तो नहीं है। राहुल जी का प्रोग्राम हुआ है, माननीय सोनिया जी का प्रोग्राम हुआ है, सारे का प्रोग्राम, हमारे और वरिष्ठ नेताओं का प्रोग्राम हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी को, वो तो हमारे साथ ऑलरेडी बिहार में हमारे साथ एलाइज में हैं, तो उनको लाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो खड़े हैं। अगर जीतन राम मांझी जी जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार दिखाई नहीं दे रहे वहां, लालू प्रसाद यादव बहुत कम, लालू प्रसाद जी का वहां चुनावी सभा चला है, बहुत सारा सभा हुआ है, बहुत सारी नहीं हुई है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से वहां पर रमन सिंह भी पहुंच रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के 17 कैबिनेट मिनिस्टर वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी, और 17 पूरी की पूरी जो यहाँ दिल्ली की जो व्यवस्था है सरकार की, पूरे उन्होंने झारखंड में लगा दिया, झारखंड में, उधर जम्मू कश्मीर में लगा दिया। तो हम लोग का ये सोच नहीं है कि जो स्टेट लेवल का चुनाव है स्टेट लेवल के तरह होना चाहिए। नहीं, ये कोई सेंट्रल का चुनाव तो है नहीं कि पूरा का पूरा अपना मशीनरी लगा दिया उन्होंने जी। आपसे एक बात और समझना चाहेंगे संजीव जी कि आप जब आपके स्टार प्रचारकों की वहां पे रैली होती है, वो कभी भी जो है हमने देखा है कि वो राज्य के बारे में चर्चाएं कम होती है, सीधे 6 महीने काला धन नहीं आया
ये नहीं हुआ। झारखंड के बारे में चर्चाएं कम होती है, लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि एक सरकार में आप हैं 14 महीने से, क्या इस वजह से सरकार पे आप नहीं बोल पा रहे हैं? क्या कारण है कि आप जो पुराना शासन रहा है उस पर कम बोलते हैं? 6 महीने की जो केंद्र की सरकार है, पूरा हमला, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वो मनरेगा पे जिक्र होगा और तमाम आरटीआई पे जिक्र होगा। झारखंड के मुद्दे जो हैं, वहां के जो लोकल मुद्दे हैं, उन चीजों को नहीं उठाया जाता। नहीं, हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। हम लोग हेमंत सोरेन के सरकार में रहते हुए भी उनका, हम लोग अगर उनकी कोई काम ऐसा नहीं अच्छा है, पब्लिक के सपोर्ट में नहीं है, तो हमने उसका विरोध किया है। ऐसी कोई भी हमने मुद्दा नहीं छोड़ा है जो कि हम आज के डेट में कि कांग्रेस जहां भी देखी है कि अच्छे पब्लिक के हित में काम नहीं हो रही है, वहां हम लोगों ने उनका विरोध किया है। संजय जी, जो वहां दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि झारखंड 14 साल में 10 साल तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार रही, लेकिन उन दरमियान केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और उन सरकारों के बनने और गिरने में कांग्रेस की जो भूमिका रही, और जैसे मधु कोड़ा वहां मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के समर्थन से बने, राष्ट्रपति शासन 3 बार वहां लागू हुआ, कांग्रेस ने उस दरमियान शासन किया। अभी जो सरकार वहां चल रही है, भले ही आप चुनाव अलग अलग लड़ रहे हो लेकिन सरकार में शामिल हैं आप, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सत्ता विरोधी मत कह रही है कि कांग्रेस के कार्य पद्धति के खिलाफ होनी चाहिए, और इस प्लान को आप जो कह रहे हैं इन संसाधनों से 17 केंद्रीय मंत्री और बाकी जो एग्रेसिव चुनाव उम्मीद करती है जनता कि उसके बीच में कम से कम बाकी समय नहीं जाते हैं लोग, चुनाव के समय तो आए, तो कांग्रेस नहीं पहुंची, तो धरातल पर यह महसूस हो रहा है कि सरकार वहां जो भारतीय जनता पार्टी है लंबे शासन के बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ ही वहां वोट मांग रही है। नहीं, कांग्रेस के, देखिए, कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगना ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने जो वहां किया है, कांग्रेस ने, आप ये बताइए कांग्रेस कितने साल वहां, अभी तक कितने बार कांग्रेस ने वहां पे राज किया है? अभी तक कोई शासन थी कांग्रेस की आज तक? मधु कोड़ा का शासन किसका था? एक एक्सेप्शनल एग्जांपल, मधु कोड़ा एक हो गए, दैट इज एक्सेप्शनल एग्जांपल। वो चलो अभी सरकार अभी 14 महीने से किसकी है? 14 महीने से हेमंत सोरेन की सरकार है, उसमें हम लोग सरकार में भागीदारी हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी हम लोगों ने काम किया 14 महीने में, जो हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, आप सारे डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, हमने अच्छा काम किया। नहीं संजय भाई, यही तो बात कह रहे हैं कि जिन डिपार्टमेंट में आपके पास थे उसमें अच्छे काम किए, उसका बखान राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी एक, देखिए, झारखंड के लिए उन्होंने जो स्टेट बनाए, झारखंड को हर तरीके से, जो जब भी कहूंगे यूपीए 2 की सरकार रही, यूपीए 1 की सरकार रही, उन्होंने कभी भी अनदेखी नहीं की है। जी, चले जरा संजीव जी, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से अपना मुख्यालय शिफ्ट कर दिया, एक तरीके से राजधानी में तब्दील हो गया है दुमका। क्या कुछ कारण है, क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्या चौथे 5वें चरण के चुनाव को लेकर के इतने गंभीर हैं? इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है, उसको देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड विधानसभा के चौथे और 5वें दौर के मतदान के लिए गुणा भाग का गणित तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने गढ़ को बचाने के लिए जहां राज्य की राजधानी उठाकर दुमका ले जाने का फैसला किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने चौथे चरण की 15 सीटों में से ज्यादा सीटों को अपने हक में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 14 दिसंबर को चौथे चरण का और 20 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होना है। दुमका संथाल परगना का मुख्यालय और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का गढ़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दुमका से विधायक हैं और उनकी भाभी सीता सोरेन करीब की जेएमएम की पारंपरिक सीट जामा का प्रतिनिधित्व करती। जेएमएम के उत्थान में पूरे संथाल परगना का खास महत्व है। इसको समझाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ दुमका से जोखिम लेने की बजाय साहेबगंज जिले की बरहेट सीट से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बरहेट में भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम के पुराने दिग्गज हेमलाल मुर्मू को हेमंत सोरेन से पंजा लड़ाने के लिए उतार रखा है। झारखंड की सियासत की असली लड़ाई संथाल परगना की 18 सीटों पर ही लड़ी जानी। 14 तारीख को चौथे चरण के मतदान के लिए धनबाद, गिरिडीह और देवघर जिले से कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी पड़ी है। इनमें जेवीएम के बाबूलाल मरांडी गिरिडीह से मैदान में डटे, तो बाबूलाल का दामन छोड़कर बीजेपी में पहुंचे टुल्लू महतो जैसे खिलाड़ियों के सहारे धनबाद के इलाके का चुनाव संघर्ष रोचक दिख रहा है। 2009 में इस इलाके से बाबूलाल को बड़ी सफलता मिली। इसको भांपते हुए बीजेपी ने खुले मंच से बाबूलाल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इसका उदाहरण बुधवार को अमित शाह की धुआंधार 3 रैलियों के भाषण में दिखा। चलो देखिए, आपने खास रिपोर्ट हमारी। आलोक जी, पहला सवाल आपसे, ये क्या कहें कि इतनी टेंशन है या कोई कोर कसर कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है कि काम भी होता रहे और कैंपेनिंग भी इस वजह से एक तरीके से राजधानी में तब्दील हो गई है दुमका, जो कि वैसे भी उप राजधानी कही जाती है? कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को?
आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं दुमका की पृष्ठभूमि से आया हूं विपुल, और मैं झारखंड मूवमेंट को देखा हूं जिसमें उस दरमियान इस बात की ज्यादा मांग उठती थी कि दुमका की दूरी पटना से ज्यादा नजदीक है और रांची से दूर है। ज्योग्राफिकली दूरी की बात करें अगर, तब दुमका भागलपुर प्रमंडल का हिस्सा हुआ करता था, संथाल पड़ना उसकी जिला हुआ करता था। तो बहुत कुछ ऐसा है दुमका में या संथाल पड़ना में जिसको आप अलग करके देखेंगे। दो पठार को मिलकर के बनाया झारखंड, एक संथाल पड़ना का पठार है, एक छोटा नागपुर का पठार है। तो दोनों इलाकों के वोटरों की मानसिकता, दोनों इलाकों के रहन सहन का अंदाज, दोनों इलाकों के लोगों का एक दूसरे से फासला महसूस करना वो शुरू से है। और रांची आना संथाल पड़ना के लोगों के लिए कष्टप्रद रहा है, भले ही आप सड़क बना लें, जो भी बना लें, जैसा भी कर लें। तो इस वजह से जब संथाल पड़ना के इलाके में अगले 2 चरण में चुनाव होना है, तो ये व्यावहारिक फैसला है वहां के मुख्यमंत्री का कि आप अपनी राजधानी, चूंकि आपके कोर वोटर वहीं से हैं, आप उस पार्टी से हैं, तो उनको अपने पास होने का एहसास करा पाए आप। दुमका के पास अगर हैं तो अब तक जो बात नहीं सुनी जा पाई है, वहां के दुमका के लोगों की रांची जाके नहीं कह पाए हैं वहां के आदिवासी, तो उसका मुख्यमंत्री उनके घर आ गया। अब लो चलो, अब 23 तारीख तक ही सही, अब मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूं, मेरे से जो रहा सहा जो गलती हुई उसको माफ कर दो, या जो भी कह दो, या मैं तुम्हारे लिए बीच हूं। तो ये एक मैसेज डिलीवरी है। इसका रिएक्शन रांची में नहीं है, या फिर अब रिएक्शन होगा भी तो क्या होगा, चुनाव तो अब तो चुनाव हो चुका है। तो आप उसके बीच पहुंचते हैं। ये जिसने भी मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिया, या मुख्यमंत्री ने खुद फैसला लिया क्योंकि उस इलाके के हैं वो। और दूसरी बात बताऊं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उदय है, इसी इलाके में रामपुर एक इलाका है, वहां पर जमींदारों के खिलाफ लड़ाई से ये संघर्ष शुरू हुआ था। और शिबू सोरेन भले ही छोटा नागपुर के रहने वाले हैं, लेकिन लड़ते लड़ते जब संथाल पड़ना पहुंचे और यहां पे जब उन्होंने एक सामाजिक न्याय की धुरी स्थापित की, तब जाके इन्हें सफलता मिली। और एक अजेय दुर्ग है संथाल पड़ना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का, शिबू सोरेन का। तो वहां अगर वहां उनका पुत्र हेमंत सोरेन का ऐसी कोई योगदान नहीं है, सिर्फ विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन शिबू सोरेन के नाम से दिसाम गुरु बोलते हैं वहां पर लोग। शिबू सोरेन को कहते हैं, उसके नाम, उनके नाम का जिक्र करने के साथ साथ कान पे हाथ लोग लगाते हैं, इतनी श्रद्धा है वहां लोगों की। और दिसाम गुरु मतलब दिशा दिखाने वाले गुरु के तौर पर, और जीवंत गुरु हैं वहां के। तो पूरी सरकार और शिबू सोरेन की वहां मौजूदगी जाहिर तौर पर वहां के वोटरों में कोई चमत्कारिक फैसला करने में मदद करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही है कि मैं सबसे बड़े दल के तौर पे उभरूंगा, तो सिर्फ एकमात्र ये फैसला उनके इस आस पर दाग लगा सकता है। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये स्थिति ठीक वैसी है जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर कि बहुत लोग जो है कहते हैं कि पहाड़ों के अंदर एक राजधानी होनी चाहिए, और गैरसैंण पे अब राजनीति हो रही, गैरसैंण में अब जो है राजधानी होनी चाहिए, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। इसको इस तरीके से देखें, और इसको बहुत तरीके से, बहुत सेंसिटिव तरीके से, जैसे हरीश रावत उत्तराखंड में हैंडल कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हेमंत सोरेन ने हैंडल करने की कोशिश की है। इसका फायदा होगा उन्हें? अभी देखिए, जब बिहार एक था तो रांची सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। बहुत पहले जब आज़ाद हुआ था, उसके बहुत साल तक रांची में राजभवन था, विधानसभा थी, सब बनी हुई थी। मतलब कि बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची सेकंड कैपिटल। उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका को सेकंड कैपिटल के रूप में प्रचारित करता रहा है। मैंने पहले भी बहुत उनके मुंह से सुना है, भले कैपिटल के लिए जो ऑफिस वगैरह है वो नहीं है, लेकिन वो राजधानी अधिकृत हो चुका है सेकंड कैपिटल ऑफ झारखंड। ये ऑलरेडी, इसलिए अगर वहाँ इकट्ठा हो गया पूरा, राजधानी वहाँ चली आई है, तो अपने आप में ये कोई पहली घटना नहीं है। ये ऐसी बात नहीं, अभूतपूर्व घटना भी नहीं है। जब आपने कैपिटल उसको घोषित कर दिया उप राजधानी या सेकंड कैपिटल, तो रांची के बाद एक कैपिटल ही है। उसका कारण यही जो आलोक जी बतला रहे थे कि दूरी रांची से बहुत ज्यादा है। और सही बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संथाल परगना उस समय भी बिहार का हिस्सा था, जब छोटा नागपुर एक अलग राज्य के रूप में, एक एंटिटी के रूप में अलग माना जाता था। जब बिहार का गठन हुआ था 1911 में, 1912-11 में 13 में हुआ था, तो उसमें उस राज्य का नाम था प्रोविंस ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। ये तीनों उसका नाम था, राज्य का नाम था बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। उसमें बिहार का हिस्सा के रूप में झारखंड को दिखलाया जाता था, छोटा नागपुर का अलग हिस्सा था। फिर बाद में जो छोटा नागपुर की अलग आइडेंटिटी थी, उसके अंदर बंगाल प्रोविंस के अंदर या बिहार प्रोविंस के अंदर, उस आइडेंटिटी का हवाला देकर इन लोगों ने आंदोलन चलाया अलग माँ की, लेकिन उस आइडेंटिटी में इंक्लूडेड नहीं था संथाल परगना। वो
गुरु जी के कारण वो उधर हुआ। हालांकि उसके पहले भी चूंकि जंगली इलाका है और जो झारखंड शब्द काफी लोगों ने उसको ऐतिहासिकता दिखलाने के लिए जो देवघर का जो मंदिर है उस मंदिर में कभी ये झारखंडी बाबा कहा जाता एक झारखंडी बाबा नहीं, उसको झारखंड कहा था एक मंत्र में। ये हरे कृष्ण हरे राम का जो क्या नाम है मीराबाई के समय के जो थे बंगाल के, चले खैर, तो वो उस वहीं से लिया गया। चैतन्य महाप्रभु हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया था कि वहाँ पूजा की थी तो संथाल परगना, तो वहाँ से लिया। तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दिखलाने के लिए और वहाँ के लोगों को एक करने के लिए वास्तव में हमने सेकंड उप राजधानी घोषित किया गया है। तो ये है फिर उसको और ये कहना चाहेंगे कि भाई हमारी सरकार आ गई, फुल फ्लेज गवर्नमेंट अपने बूते हम आ गए, तो इसको हम फुल फ्लेज राजधानी बना देंगे। यहाँ विधानसभा ले आएंगे, यहाँ हाई कोर्ट का बेंच खुलवा देंगे, यहाँ राजभवन बनवा देंगे। ये सब बात भी वो कर सकते हैं, उसका संकेत दे सकते हैं और कह सकते हैं ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि हाँ हमारा दुमका है वो भी एक रांची जैसा है। इसका असर आपको लगता है होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है और इस सब मामलों में हमने उत्तराखंड में भी देखा है कि काफी ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और इस चीज को लेके बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। होगा, असर होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी 18 सीटें हैं। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि उसकी संख्या बढ़ेगी, भले कितना बढ़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले चुनाव की अपेक्षा उसका बेहतर। आलोक जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आलोक जी, दूसरे चरण के मतदान में और तीसरे चरण के मतदान में ये बात खासतौर से झारखंड में सबसे ज्यादा देखने मिली है कि जो आपका अर्बन इलाका है वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है और जो रूरल है वहां ज्यादा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लोग ये मानते हैं कि शहरी पार्टी है। क्या वोट परसेंटेज कम होने से भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है, जो दावा है, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है? इसको साफ ऐसे कह पाना यहां बैठ करके मुश्किल है पुष्कर भाई जी। वहां क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल उस रंग में ढल चुकी है जहां ग्रामीण और शहरी का कोई भेद नहीं है। जब कैंडिडेट आप चुन रहे होते हैं तो उन्हीं ग्रामीणों में से आपने कैंडिडेट चुना है। और जो पहले और दूसरे चरण की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो छोटा नागपुर का वो इलाका है जहां पर व्यक्तिगत कैंडिडेट पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। झारखंड में अब तक जो गठजोड़ की सरकार बनती रही है पुष्पन जी, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि वहां पार्टी से ज्यादा जो उम्मीदवार है वो ज्यादा ताकत रखता है। मधु कोड़ा को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो अकेले दम पर चुनाव जीत के आते हैं, निर्दलीय जीत के आते हैं और सरकार बना लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वैधानिक तौर पर उनके पिता शाखा में जाने वाले और उस पृष्ठभूमि से व्यक्ति थे। ऐसे ही तमाम लोगों का पृष्ठभूमि है वहां पे। आप ये नहीं कह सकते कि विचारधारात्मक तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। परसेंटेज क्यों कम होने का क्या कारण मानते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि पोलिंग परसेंटेज अगर ग्रामीण कैंडिडेट ने ज्यादा लिया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कैंडिडेट था। वो बीजेपी का भी अगर कैंडिडेट सिलेक्शन में सही बात हुई होगी तो भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण इलाके में लड़ रहा उम्मीदवार भी ज्यादा वोट ला सकता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर शहर में लोग नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यही समझा जाना चाहिए कि लगातार चुनाव के दिन पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, फिर भी अगर शहरी मतदाता नहीं आ रहा है, इसका मतलब झारखंड की हालत कौन सुधारेगा, इसको लेकर के शहरी मतदाताओं में बहुत निराशा है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत निराशा है। संजीव जी, आपसे भी यही सवाल हम करेंगे। दुमका का जो सवाल है, बहुत सारे लोग बहुत सारे रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दुमका का फैसला बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको काफी फायदा मिलेगा जेएम को। आपकी तरफ से कोई ऐसा कदम, कोई इनोवेटिव सोच कि ये रणनीति अपनाई जाए, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें या तमाम जो झारखंड के लोग आपको देख रहे हैं कि ये रणनीति हमारी है जिसकी वजह से हम ये दावा कर रहे हैं कि हम इस चुनाव में बहुत अच्छी, बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, हमारा गठबंधन। देखिए, दुमका हमेशा से कटा रहा है रांची से। ये तो सच्चाई आलोक भाई भी बता रहे थे कि दुमका का जो पृष्ठभूमि है छोटा नागपुर का, वो देवघर से बहुत नजदीक, बिहार से बहुत नजदीक सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट रहा है। और उस पे कोई भी वहां से लीडर्स तो बहुत आए, लेकिन वहां के लोगों का जनहित में कोई काम नहीं किया जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था। अब जो हमारी सरकार अगर आती है तो हम लोग स्पेशल ध्यान रख के दुमका को, छोटा नागपुर को अच्छे तरीके से और भी ध्यान रख के एक सेशन का, जैसे विधान आलोक जी बता रहे थे कि एक छोटा सा सेशन भी हो, जैसे बिहार में पहले जो एक बिहार झारखंड एक था, रांची में शीतकालीन होता था या पटना में होता था, उस तरीके से दुमका को लेके चलना पड़ेगा। अब ये कोई कह दे कि मैं दुमका छोटा नागपुर को इग्नोर करके आगे चला जाऊंगा तो ये शायद संभव नहीं होगा। और बताऊं संजीव जी,
दुमका की जब बात कर रहे हैं तो दुमका के अलावा मुख्यमंत्री ने बरहेट से जो नामांकन दायर किया है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वहां की कांग्रेस पार्टी कारण। कांग्रेस ने वहां एक जेएमएम के मजबूत समर्थक को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर प्रैक्टिकली आप लोग मजबूती से वहां कैंपेन करें तो दुमका के इलाके में 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़े मजबूत उम्मीदवार दे रखे हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा था ना कि आप जीतन राम मांझी को बुला के ले जाते हैं और आपके दिल्ली से कोई नेता नहीं जाते हैं, तब इस स्थिति में मुझे लगता है कि फिर हेमंत सोरेन ने अगर ये फैसला किया कि बरहेट से भी चुनाव लड़े तो नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली से नेता नहीं जा रहे। हम लोग कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिल्ली से, हर जगह से हम लोगों को एक एक इंफॉर्मेशन आता है और वहां जाके सिर्फ हम लोग वो एक ही रैली करें और भड़काऊ भाषण दें बीजेपी की तरह, वो हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्या हम लोग सबको मिला जुला के चलने वाले हैं कि आदिवासी को अलग कर दो, गैर आदिवासी को अलग कर दो। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हम नहीं करने चाहते। जीतन राम तो यही करते हैं, यही करते। दूसरी बात बताओ कि दुमका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, शिबू सोरेन के लिए कई बरसों तक वहां जीत पाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल था। पृथ्वीचंद किस्कू लंबे समय तक वहां वैसे ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े होते थे और जीत के चले आते थे। तो आपका टेरिन है वो, संथाल परगना में कांग्रेस का टेरिन है, लेकिन आप चूंकि सरकार में शामिल है या फिर आपके अंदर वो ऑफेंस नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी वहां उछल रही है। नहीं, बीजेपी संथाल परगना में बहुत अच्छी प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। आप एकदम निश्चिंत रहिए इस बात से, क्योंकि देखिए वहां पे जो स्थिति है, हम लोगों की अभी जो चुनाव है तो वहां पे आपको खुद भी पता होगा कि हम लोग 5 सीट पे वहां पे लास्ट टाइम भी हम लोग ये किए हैं और हम लोग इस सीट को आगे बढ़ा के ही करें, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है हमारे आला कमान द्वारा और स्टेट यूनिट द्वारा। तो इस बार का जो चुनाव है संथाल परगना का, वो हमारे पक्ष में बहुत अच्छे वोटिंग करेंगे। वहां के जनता को भी पता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सर्वसम्मति से सबका विकास करेगी। ये नहीं कि हम उसका विकास करेंगे और इसका विकास नहीं करेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति, जैसे जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जेएमएम पिछली बार के चुनाव के मुकाबले, विधानसभा के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। अगर जेएमएम बेहतर प्रदर्शन करती है और ऐसी स्थिति में नहीं होती है कि वो सरकार बना सके, तो क्या ये जो आपने गठबंधन अपना बनाया हुआ है, ये गठबंधन क्या जेएमएम के साथ होगा या कांग्रेस पार्टी से अकेले जाएगी सरकार बनाने? क्योंकि सरकार में तो अभी है ही। अभी कुछ भी कहना बेतुका बात हो जाएगा। वो हम पहले सरकार में थे इनके साथ, उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया, अकेले चुनाव लड़ा। अब हमारे हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। ये चुनाव के बाद ही कुछ भी फैसला हो सकता है। जो हमारे आला कमान के नेतागण हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमें किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, किसके साथ जाना है, किसके नहीं साथ जाना है। वो पूरी की पूरी जो चीजें हैं हमारे सीट के ऊपर डिपेंड करें कि हम कितने सीट जीतने जा रहे हैं, किस तरीके से हमको चुनाव के बाद जो वो घटनाक्रम जो चेंज होगी उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। अभी कुछ भी इसके बारे में बोलना शायद सही नहीं। उपेंद्र जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये कहा जाए कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक इस गठबंधन में जेएमएम शामिल नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस के साथ वो सरकार चला रहा है। अगर मान लीजिए कि क्या ऐसी संभावना है कि अगर बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं होती है कि उसे पूर्ण बहुमत मिले या उसके गठबंधन को बहुमत मिलता है, नहीं मिलता है, तो क्या ये सब लोग एक साथ आ जाएं? क्योंकि कांग्रेस पहले से ही सरकार में, अभी भी वो सरकार में शामिल है ही। बाकी के जो 2 दल हैं, जिस हिसाब से मतलब वो लोग जीतते हैं हारते हैं, उस हिसाब से सीट शेयरिंग या फिर मंत्री पद पे डिवाइड करके आपस में क्या इस तरह की सरकार बन सकती है क्या वहाँ पर? देखिए, मंत्री पद तो बाद की चीज़ है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस की एक कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है अपने बूथे, तो कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, ये जो तीनों का जो गठबंधन है, इसके जीते हुए जितने भी विधायक हैं वो सब की कोशिश यही रहेगी, इनके नेताओं की कोशिश यही रहेगी, कांग्रेस, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये तीनों की कोशिश रहेगी कि बीजेपी को सरकार बनाने से रोको। तो इसमें तो किसी तरह का इफ और बट का हमें में कोई गुंजाइश नहीं लगती है। ये बात को सोरेन भी समझते हैं, उनको भी लगता होगा कि भाई हम 25 सीट भी हम जीत गए तब भी हम सरकार बना सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो। फिर है कि जेवीएम की जहां तक बात है, तो जेवीएम के मरांडी हैं, वो अपने को झारखंड का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। वो उनको लगता है कि बीजेपी में भी दूसरे लोग जिनको मुख्यमंत्री के रूप में नाम प्रोजेक्ट किया जाता है वो सब हम ऊपर हैं। तब ये दबाव डाल सकते हैं कि भाई हम बीजेपी के साथ आ सकते हैं, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये जेवीएम का झुकाव रहेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इनका जो रुझान रहेगा तीनों पार्टियों का कि किसी भी तरह है जो
उसको बीजेपी को सरकार में आने से रोको। इसके बारे में हमें कम से कम किसी तरह का कंफ्यूजन। फाइनल कमेंट आलोक जी आपकी तरफ से, सिर्फ अटकलबाजियों पे, हालांकि अभी 2 चुनाव बाकी हैं, अभी कुछ पता स्थिति देखते हैं क्या बनती है, लेकिन जेवीएम की भूमिका क्या रहने वाली है? वो नजदीक, अगर क्या मुख्यमंत्री पद इंपॉर्टेंट होगा, इस वजह से वो जहां भी उसे मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी भी बाबूलाल मरांडी को क्या मुख्यमंत्री पद देगी? और क्या स्थिति, आप चुनाव के बाद की स्थिति क्या देखते हैं अगर हंग असेंबली होती है तो? वो स्थिति मैं ये देख रहा हूं कि सबसे बड़ी टैक्टिकली भूल हुई या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े उस्तादी से वो काम कर दिया कि पिछला चुनाव कांग्रेस और जेवीएम ने अपने अलायंस से लड़ा था। कांग्रेस को आखिरी समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाए रखी कि उछल करके जेवीएम के साथ समझौता ना कर ले, और 25 विधायक जो इस बार आए थे वो बढ़ करके ज्यादा तादाद में आए, और उस कांग्रेस उस छलावे में, एक क्षेत्रीय दल के उस छलावे में फंस गई। अगर वो अलायंस जेवीएम और कांग्रेस का होता तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए ज्यादा कठिनाई होती, ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता, बनिस्बत कि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग पार्टी है जो कि छोटे तौर पे, बौने तौर पे बीजेपी के सामने नजर आ रही है, भले ही वो सत्ता में हो। और ये तो बिल्कुल गौण वाला गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और ये आरजेडी और जेडीयू है, तो इसको गौण मान के चल रही है। अब इसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट कितने आते हैं वो बड़ी बात है, और असल में भारतीय जनता पार्टी को 42 विधायक जीतने की जरूरत है। अगर 42 नहीं आता है, अगर वो 35, 36, 37, 38 तक जाके ठहर जाता है तो झारखंड की वही तस्वीर रखने वाली है जो पिछले 14 साल से। चलिए अब देखते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चरण बीत रहे हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है झारखंड की लड़ाई। बहुत, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तब बात करेंगे एक और आज के दूसरे मुद्दे की। आगरा धर्मांतरण मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। सरकार कह रही है कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए अपनी जवाब दे और प्रधानमंत्री खुद आकर के जवाब दे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम बात करेंगे धर्मांतरण मुद्दे को लेकर, आगरा धर्मांतरण मुद्दे को लेकर के, जिसको तमाम संघ के लोग कह रहे हैं पुरखों की घर वापसी कार्यक्रम कह रहे हैं, और इसको लेकर के सड़क से लेकर संसद तक हर जगह हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, सरकार भी बचाव कर रही है। पहले आइए सुनते हैं किस तरीके से सरकार ने अपना बचाव किया और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गंभीर बात यह है कि उनको लालच देकर, एक तो होता है स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे, उनको किस्म किस्म का लालच देकर, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए उनको किस्म किस्म का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इससे भी, और इसके साथ साथ अति गंभीर बात यह है कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि अलीगढ़ के अंदर भी तो इसी किस्म का ये लोग प्रयास इसी महीने के आखिर में करने वाले हैं, और वहां पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो उनका भी ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना आपराधिक जुर्म है। इस आपराधिक जुर्म के भागीदारी कोई भी हो, किसी दल के व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ऐसा हुआ है तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी को, राज्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, उनको बयान देना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या मत है? जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म किसी की मोनोपोली नहीं है। हम सेकुलरिज्म के प्रति हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक उस पर्टिकुलर घटना का प्रश्न है, वो आगरा में हुई है। उसमें मेरी जानकारी में FIR भी लिखी गई है, और जिसमें किसी पर्टिकुलर संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उपसभापति जी आपसे अनुरोध है कि किसी भी संगठन का नाम जो लिया गया है, विशेष तौर से RSS का, उस नाम को हटाया जाए, स्पेंड किया जाए, और जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। पहले मायावती जी वहां सरकार में थी,
अभी मुलायम सिंह जी सरकार में है, उनको करना है। ये राज्य के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केंद्र से इसका कोई मतलब नहीं। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इरफान रसूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे, समय अपने सभी जो पैनलिस्ट हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि समय बहुत कम है, तो अगर बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही, जिस तरीके से सियासी चीज़ें अब हो रही हैं, इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो हंगामा मचा हुआ है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभी से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 2017 चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं इसको लेकर जो हंगामा हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि ज्योति निरंजन के मामले को पे तो पूरा संसद में हंगामा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला के उसी बयान को अंग्रेजी में बोला गया तो उस पर खामोशी थी। मुझे लगता है कि धर्मांतरण इस देश में कोई नई बात नहीं है, आजादी से पहले मुगलों के जमाने और उससे पहले से चल रहा है इस देश में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर वहां कोई धर्मांतरण हुआ है और अगर उसमें जोर जबरदस्ती है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उस पर उसको FIR करनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इस देश के जितने भी दबंग सेकुलरिज्म के जो प्रोधा हैं संसद के अंदर, वो ऐसे बता रहे हैं कि इस देश में धर्मांतरण पहली बार हो रहा हो। पूरे त्रिपुरा के अंदर एक इतना बड़ा धर्मांतरण हुआ और उसकी कोई RSS और BJP और किसी अखबार में नहीं छपी खबर, ये वहां के बड़े बड़े अखबारों में छपी। बैप्टिस्ट जो वहां का चर्च है त्रिपुरा का, उसने उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया, केरला में किया, केरला में दंगे हुए इसको लेकर के। मेरा कहना यह है कि एक तरफ धर्मांतरण होता है तो आपको लगता है कि लालच दिया जा रहा है, और मायावती ये कह रही हैं कि लालच के चलते हुआ है। उनसे पूछे लालच के चलते, तो वो बीजेपी के कंधे पे बैठ के पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो बीजेपी तो सबको लालच देती है। आप जब उसके ट्रैप में आई थी तब आपको नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री क्यों बनूं बीजेपी के कंधे पे। अब लालच देके किसको किया दिया जाता है? पूरे देश में सबको पता है, सारे ट्राइबल एरियाज में जो कन्वर्जन क्रिश्चियन मशीनरीज कर रहे हैं वो लालच देके ही कर रहे हैं, वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे। और यहां पे किसी को जबरदस्ती नहीं किया। और ये जो मुसलमान आए थे, जो भी थे, वो 40 थे, 20 थे, 25 थे, इन सब मुसलमानों को क्या ये पता नहीं था कि हवन किस लिए होता है? इन मुसलमानों को पता नहीं था कि तिलक क्यों लगाया जा रहा है? इन मुसलमानों ने में से कुछ ने कहा कि साहब हमको जबरदस्ती कर दिया गया। इस मुल्क में आज के जमाने में और आगरा जैसी जगह में किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? आपने एक सौदा किया, उस सौदा नहीं पटा, आप में से 4 लोग चले गए, 4 लोग है गए। लेकिन अगर जबरदस्ती हुई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को पिछले 24 घंटे से इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार इसको प्ले करना चाहती है ताकि एक मुसलमानों का पोलराइजेशन हो, एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर के क्या है पूरी सियासत है? आने वाले समय में क्या एक बहस तैयार हो ऐसी हो रही है कि एंटी कन्वर्जन बिल के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है? आलोक जी संक्षिप्त में। ये एंटी कन्वर्जन के अलावा मुझे जो दिख रहा है, जिससे सियासतदान उछल पड़े हैं पूरे मामले में, और इस बात पर ख्याल नहीं किया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ सुन रहा था कि ये कूड़ा बीनने वाले लोग थे जिनका धर्मांतरण हुआ, और वो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई मुसलमान कूड़ा बीन रहा था और अब वो हिंदू कूड़ा बीनने वाले कहलाएंगे, तो उस कूड़े की दशा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उनकी हालत में कोई तस्वीर नहीं बदल रही है। तो ये जो छलावा हो रहा है पार्लियामेंट में, संसद में, ये इस पर बहस होनी चाहिए कि भाई ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, कोई प्रलोभन किसी को क्यों दे रहा है, उस हालात की जिम्मेदार कौन है? आप ही सियासतदान हैं जो संसद में बैठे हैं। तो बहस इस सकारात्मकता पे होनी चाहिए कि कोई भी भारतीय अगर इस हालत में है और अगर वो फंसा पड़ा है और उसको कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई सी मजबूरी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन है? पिछले देश की आजादी होने के बाद से अब भी कोई आपके भारतीयों को बहला फुसला करके ये तो अपने देश का मामला है ऐसा कुछ कर ले रहा है, तो इसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार हैं। अगर सामाजिक तौर पर देखें तो कानूनी तौर पर तो राज्य सरकार का मामला बनता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इरफान रसूल, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? कौन लोग हैं आगरा में जिनको ला के बैठाया गया, हवन और पूजा में बिठाया गया, टोपियां सबके सर पे लगी हुई हैं, क्या टोपी लगा के हवन करेंगे? क्या टोपी लगा के पूजा करेंगे? पहला सवाल है कि वो लोग हैं कौन, लाए कहां से गए? और अलल ऐलान जो बात हो रही है, पुष्पेंद्र जी ने कहा हमेशा धर्मांतरण हुआ होगा, आपकी मर्जी है, आप जिस मजहब में चाहे रहें, लेकिन प्लानिंग करके इस तरह से साजिश करके कि अब अलीगढ़ होगा, अब लखनऊ होगा, अब दिल्ली होगा, ये तो बहुत बुरा और बहुत संगीन मामला हो सकता है, क्योंकि जबरदस्ती किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। कंडीशंस हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी और मजहब में जाना, आप जा सकते हैं, लेकिन धोखा
लालच और जबरदस्ती, ये बहुत बड़ी संगीत अलामत इस मुल्क के लिए हो सकती है। और मेरा ये कहना है कि इसको जो कुछ भी हो, लेकिन इसको सियासी रंग न दिया जाए, क्योंकि एतराज सिर्फ इस पर है जो सियासी रंग दिया जा रहा है, जो आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग अलग ऐलान ये कर रहे हैं, एतराज इस पे है। इरफान साहब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उत्तर दीजिएगा इसका, जो पुष्पेंद्र जी बात कर रहे थे कि ये चीजें हो रही हैं, लालच जो तमाम मिशनरीज के लोग हैं वहां से भी हो रहा है और यहां से भी हो रहा है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि लोग इसको रोक सके। ये सवाल यहां पर ये भी महत्वपूर्ण है। कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि घर वापसी है, सरेआम सीना तान के वो कह रहे हैं घर वापसी है, तो आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप ही करवा रहे हैं और आप ही कर रहे हैं। इन्होंने अभी यूपी का इलेक्शन अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। यूपी का जो इलेक्शन है ना, आज के आने वाला समय में अभी से ही यूपी को इन्होंने प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल कर दिया है। ये बीजेपी का एक अलग सा एजेंडा चल रहा है, ये चुनावी एजेंडा है पूरा कि इस तरीके से हर धार्मिक मामला है, उभारने वाली बात चल रही है कि आप आरएसएस या बजरंग ये सियासी रंग बहुत खतरनाक आपस में। एक कुछ लोग 60 परिवार कह रहे हैं, कुछ लोग 100 परिवार कह रहे हैं जो आगरा में हुआ है। मेरा सवाल यह है, सिर्फ एक एफआईआर हुई, इसका मतलब क्या बाकी लोग पूरी शिद्दत के साथ वो अगर कन्वर्ट हुए थे और एक व्यक्ति ने शिकायत की है, उस पूरे मामले में अब तक कोई शिकायत भी किसी ने नहीं की, एक एफआईआर हुई है, क्या ये अगर म्यूचुअली कोई व्यक्ति स्वीकार कर रहा है किसी मजहब को तो इसमें बुराई क्या है? कोई हर्ज नहीं, हमें म्यूचुअली में कोई बुराई नहीं है। सियासी रंग देने की जो कोशिश और नाम कमाने की कोशिश और अपने आप को मंजर आम पे लाके बताने की कोशिश, संजीव जी कुछ बोलना चाहे? संजीव जी बहुत संक्षिप्त। देखिए ये जो है ना पूरा का पूरा एजेंडा बीजेपी अपने तरीके से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करना चाहती है, ताकि एक द्वेष फैले, लोगों के बीच में एक मैसेज जाए और हमें एक तरफा जो लोकसभा में जिस तरीके से अभी मुजफ्फरनगर में हुआ। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? बहुत कह रहा हूं कि जो इरफान साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो राज्यसभा में चिल्ला रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं सन 47 से लेके अब तक धर्मांतरण नहीं हुआ था क्या? नहीं होता है, इस्लाम की हिस्ट्री और मुसलमान और इस्लाम क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से। उपेंद्र जी के क्लोजिंग रिमार्क। चले आप अपनी बात करिए दर्शकों ने थोड़ी सकारात्मक बात भी कर लीजिए। पत्रकार बंधु इरफान भाई पत्रकार हैं आप, अरे थोड़े दर्शकों के लिए सकारात्मक बात भी कर लीजिए। आप तो बात करें, आप ऐसा संदेश भी दे लीजिए। आपने तो बंदूक की नोक पे किया है, आपने तो बंदूक की नोक पे। उपेंद्र चले इतिहास को लेकर वर्तमान ना खराब करें, इतिहास की वजह से वर्तमान ना खराब करें। चले उपेंद्र जी चले बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, आलोक कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र जी आपका शुक्रिया, इरफान साहब आपका शुक्रिया, सभी हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम इतिहास में जो हुआ उन बातों को न दोहराएं, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं और जो इस देश का संविधान कह रहा है उसी आधार पर आगे चलें। धर्म की आज़ादी सबको मिली हुई है, अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति यहाँ पर स्वीकार है, वो रहेगी। संविधान सबसे ऊंची चीज है। इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।